जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम मंजिल में आप सबका स्वागत व अभिनंदन। दर्शकों, मंजिल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको करियर से जुड़ी न्यू इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज का हमारा विषय है कोविड महामारी में युवाओं की भूमिका, और इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नितिन व्यास जी, जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे जो डॉक्टर नितिन व्यास जी हैं, ये सह सचिव भी हैं समाज सेवी संस्था के। सर, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि पूरा विश्व कोविड महामारी से जूझ रहा है, तो इस महामारी से उभरने के लिए हमारे जो युवा हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, पिछले अगर मैं कहूँ तो पिछले 1.5 साल से लगातार हमारा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व इस महामारी से ग्रस्त है जी। और भारत की मैं आपको बात कहूँ तो भारत 138 करोड़ लोगों का देश है जी। हमारे लिए सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आज पूरे विश्व में भारत एक युवा देश है, जहाँ पर 65% जो हमारी जनसंख्या है वो युवाओं की है, यानी 18 से 40 के बीच की है जी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि भारत में बहुत ऊर्जा है जी। और ऐसी नकारात्मक स्थिति में ऐसी ऊर्जा जो एक युवा ऊर्जा है वो बहुत सकारात्मक भूमिका निभा सकती है जी। अभी सब कुछ लॉकडाउन की स्थिति में है, सभी अपने घर में बंद हैं जी। और बड़ी असमंजस की स्थिति है। कुछ लोगों को तो लग रहा है कि उनका रोज़गार सब कुछ छिन गया, कईयों के घर से बहुत इम्पोर्टेंट उनके मेंबर्स सदा के लिए चले गए। यानी हमारे लिए एक बहुत कष्टदायक स्थिति इस वक्त है। ऐसी स्थिति में जो युवा है वो एक अपनी महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका इसलिए निभा सकता है क्योंकि उसके पास ऊर्जा है जी। मुझे लगता है कि ऐसे समय में हमें युवाओं को आने वाले समय में जो अपने आसपास के लोग हैं उन लोगों की पीड़ा को समझकर उनके हित में अच्छे काम करने चाहिए। जैसे कि मैं आपको कहूं कि अभी हमारे देश के अंदर टीकाकरण हो रहा है जी। यानी सबसे ज़्यादा वैक्सीनाइजेशन आजकल हो रहा है और उस वैक्सीनाइजेशन में एक चीज़ देखी गई कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर रक्त की बहुत ज़्यादा कमी है, ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है। तो मैं देख रहा था कि कुछ युवाओं ने ऐसा भी नारा दिया कि पहले रक्तदान उसके बाद टीकाकरण। तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसी जो छोटी चीज़ें हैं वो जो युवाओं के माध्यम से की जा रही हैं वो इस समाज के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करने का काम करता है जी। इसके साथ साथ हमें लगता है कि आने वाले समय में हमें युवाओं को अपने घरों से बाहर आकर लोगों के बीच में जो इस वक्त डिप्रेशन में चले गए हैं, जो इस वक्त बीमारी के हालात में हैं, उनको हम किस तरह से उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, किस तरह से उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर सकते हैं और किस तरह से हम कोविड-19 महामारी के चलते जो हमारे को प्रोटोकॉल्स दी गई हैं, जो अनुशासन दिया गया है कि हम सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, हम सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, हम मास्क का प्रयोग करें, ऐसी छोटे छोटे गाँवों में, पंचायतों में, कस्बों में युवाओं को आगे आना चाहिए और लोगों के बीच में एक जागृति अभियान जो है वो चलाना चाहिए। जी सर, हमने कोरोना महामारी के दौरान दुखद दृश्य भी देखे जिसमें कोरोना मृतक की जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको उठाने के लिए कोई सामने नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में आपकी संस्था और जो हमारे युवा वर्ग है उनकी क्या भागीदारी रहेगी और वो किस तरह से प्रशासन के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं? देखिए, बहुत मार्मिक स्थिति है जी। इस महामारी के चलते बहुत से ऐसे इश्यूज आए जो मुझे लगता है कि हमेशा के लिए कई परिवारों के अंदर घाव कर गए, अपने अपनों के लिए कुछ नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ लोग तो अपने घरों में बंद हो गए, वो अपने तक सीमित हो गए, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने समाज में प्रेरणा का काम किया। मुझे लगता है कि शिमला शहर के अंदर ही देखें तो प्रशासन ने कहा कि कौन से ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो इस महामारी के समय में अच्छा काम कर सकते हैं। तो
ऐसे बहुत से लोगों ने अपने नाम दिए और शिमला शहर के अंदर कम से कम 10 से 15 लोग जो ऐसी स्थिति में थे जिनका कोरोना महामारी के कारण देहावसन हुआ और उनके परिवार वाले भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे हमारे वॉलंटियर्स जो हमारे विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ते हैं या हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो प्राध्यापक पढ़ाते हैं या बहुत से ऐसे समाजसेवी लोग, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव लेने के बाद उन्होंने उनका जो संस्कार है वो भी किया और उनके परिवार के साथ भी कोऑर्डिनेट किया और कोऑर्डिनेट करने के बाद जो है उनके परिवार वालों का पूरा जो संस्कार है और ऐसी स्थिति में वो आगे आए और एक सकारात्मक एक पॉजिटिव भूमिका निभाई। जी सर, आप समाज सेवी संस्था के सह सचिव भी हैं, तो आपने कौन सी संस्था चलाई है और आप इस संस्था में क्या क्या कार्य करते हैं? देखिए, जो हमारा भारतीय विचार है वो विचार बात करता है कि ये जो पूरी धरती है ये हमारा घर है जी। और इस धरती के अंदर रहने वाले लोग हमारा परिवार है जी। यही हमारा भारतीय विचार है जी। और जो हमारे भारतीय विचार के बड़े बड़े चिंतक हुए, स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत बात कही जो मैं बार बार बात कहता हूँ, मैं आज आपके समक्ष भी कहूँगा। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी जो पीड़ित है, जो अभाव में है, अगर हम उसकी मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो असली में वही प्रभु की सेवा है जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वो उन्होंने किसी देश की बात नहीं की, उन्होंने किसी सीमा की बात नहीं की, उन्होंने किसी जाति की बात नहीं की, उन्होंने किसी धर्म की बात नहीं की, उन्होंने मानव सेवा की बात की, उन्होंने पीड़ित की सेवा करने की बात की। तो वही मुझे लगता है कि वही जो विचार है वो हमारी संस्था के लिए प्रेरणा का काम करता है। हम सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट के अंदर हम सभी काम करते हैं। तो इस महामारी के चलते जब पूरा प्रदेश हमारा इस महामारी से ग्रस्त था तो हमें लगा कि हम कैसे कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो हमने कुछ स्टेप्स लिए, हमने सैनिटाइजेशन किया, हमने लोगों के बीच में जागरूकता का अभियान हमने आरंभ किया कि किस तरह से इस महामारी को हम दूर भगा सकते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो प्रोटोकॉल्स हमें बताई जा रही हैं उनका हमें किस तरह से ख्याल रखना है। इसके साथ साथ हमने देखा कि जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनको उनके अपने ही कुछ नहीं कर पाए। तो बहुत से ऐसे परिवार शिमला में थे जो कोविड-19 से इस महामारी से ग्रस्त हो गए और वो घरों में आइसोलेट थे। उनको कुछ कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, खाना बनाने में असमर्थ थे। तो हमारे जो युवा नौजवान थे उन्होंने ये स्टेप लिया कि ऐसे हम परिवारों को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करने के बाद जो डॉक्टर्स द्वारा जो प्रेस्क्राइब प्रोटीन डाइट है वो डाइट हम उनके घरों तक पहुंचाए। तो 28 अप्रैल से हमने लगातार ये अभियान आरंभ किया और जब हमने ये अभियान आरंभ किया तो 3 परिवारों से शुरू किया था और उसके बाद जब हम इसको करने लगे तो 73 परिवारों तक हम पहुंचे। हमने कम से कम 2000 जो फूड पैकेट्स थे हम रोज़ लोगों को पहुंचाते थे, उनके घरों तक जाते थे। हमारे युवा अपने घरों से गाड़ियां लाते थे, प्रशासन की मदद से हम सारा काम ये करते थे। तो इस तरह का काम हमने आरंभ किया। इसके साथ हमें लगा कि जिस तरह से आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत डिप्रेशन में हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी कक्षाएं जो हैं वो ऑनलाइन लग रही हैं, तो हम किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। उनके लिए हमने काउंसलिंग और कुछ एक्टिविटीज़, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ चलाई जिससे हम उनके माइंड को रिफ़्रेश कर सकें, उनको इस डिप्रेशन से डाइवर्ट कर सकें। इसके साथ साथ जो 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए हमने 1 महीने का ऑनलाइन क्लासेस का पैकेज चलाया, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ताकि वो स्कूल नहीं गए हैं तो हम उनको अपने आप यहाँ से निःशुल्क जो है हम उनको कोचिंग दे सकें, उनको पढ़ा सकें। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमने की। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका रोज़गार छिन गया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले 1.5 साल से उन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो ऐसे परिवारों की मदद के लिए उनके बच्चों की फीस किस तरह से हम भर सकते हैं, उनको हम राशन उपलब्ध करवा सकते हैं, ऐसे काम हम लगातार कर रहे हैं। और जब हम ये काम करते हैं तो हम किसी बच्चे की फ़ीस भरते हैं तो हम बिल्कुल उसको सीक्रेट रखते हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि किसी का कोई एहसान किसी के ऊपर कुछ कर रहा है। ना सिर्फ बच्चे को भी मालूम नहीं होता कि हम उसकी फ़ीस भर रहे हैं, सिर्फ उसके माता पिता से हम बात करते हैं और उसके बाद हम ऐसे काम, उनको बुक्स देना, ऐसे काम हम लगातार कर रहे हैं।
सर, तो जैसे आपने बताया हमें कि आपकी संस्था जो है वो मतलब कोविड पेशेंट तक जो है वो पहुंचती थी, उनको फूड जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता था। तो सर, इसमें जो है वो आपको कभी ये माइंड में आया कि इसमें जो है वो हमें यूथ को ही अपने साथ लेना है, और जो वो सप्लाई करते हैं, जैसे फूड की वो पैकेट्स को सप्लाई करते हैं, तो क्या वो जो फूड बनाते हैं वो अपने घरों में बनाते थे या फिर आपने कहीं अलग से जगह लेकर रखी हुई है इसके लिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ा काम था और मैंने आपको बताया कि इसकी प्रेरणा जो था वो ही विचार था कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे भारत का जो युवा वर्ग है वो इस तरह की बातों को सोचता है जी। और ये आइडिया जो था वो नौजवानों द्वारा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के द्वारा ही जनरेट किया गया। ओके। तो उसके बाद जब हमने इस काम को शुरू किया तो हमने कुछ घर थे जो घर रोज़ खाना जो थे वो पैक करते थे और पैक करने के बाद हम छोड़ते थे। पर जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी, रोज़ हमें कम से कम 250, 300, 400 फूड पैकेट्स करने पड़ते थे। तो फिर हमें अंत में अपना एक रसोई स्थापित करनी पड़ी। वहाँ पे लोगों ने राशन भेजा और ये सब काम जो है समाज ने किया। कई बार हमें प्रश्न भी पूछते हैं लोग कि आपको पैसे, फंड्स कहाँ से जनरेट हुए। मैं आपको कहता हूँ कि जब हम किसी मोहल्ले में खाना देने के लिए जाते थे, मैं स्वयं भी कई बार जाता था, तो जब हम खाना देने के लिए जाते थे तो उनके पड़ोसी हमें रोज़ देखते रहते थे कि ये लोग रोज़ आते हैं, किसी घर पे जाके फूड पैकेट छोड़ के आते हैं बाहर। तो तीसरे चौथे दिन वो पूछने लगे कि आप क्या करते हो, कहाँ से आते हो, क्या कर रहे हो। तो मुझे इस बात का बड़ा हुआ कि वो अपने घर से आते थे, कोई आटे की थैली देता था, कोई 1000 रुपया डोनेशन देता था, कोई बोलता था आपका अकाउंट नंबर क्या, हम उस अकाउंट में कुछ आपको कुछ करना चाहते हैं। तो इस बात की बहुत खुशी हुई कि समाज के अंदर जागृति है, दे वांट टू डू समथिंग गुड। मगर इनिशिएटिव कौन लेता है और कैसे इस काम को करता है, तो इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से ये सारा काम शुरू हुआ और आज जो है अभी भी जो है हमें लोग भोजन के लिए बोलते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है। एक पेशेंट था वो, उसके मदर और फादर यहाँ पे अकेले हैं, कसुमटी में वो रहते थे। उनके बच्चे हैदराबाद में थे, वो वहाँ पे जॉब करते थे, लॉकडाउन के कारण यहाँ पे आ नहीं पाए। तो मदर फादर उनके बुजुर्ग थे। तो मुझे हैदराबाद से रात को फ़ोन आया कि ऐसे से हमने आपका एडवर्टीजमेंट देखा है और क्या आप निःशुल्क भोजन प्रोवाइड करते हैं। तो हमने बोला हम करेंगे। तो हमने 14 दिन तक उनके माता पिता को भोजन प्रोवाइड किया क्योंकि वो कोविड पेशेंट थे। उसके बाद वो ठीक भी हुए। तो उनके जो बच्चे हैदराबाद में थे उन्होंने बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि जब मैं शिमला आऊँगा तो हम आपकी संस्था के साथ, हम आपके लोगों के साथ बैठेंगे। और उन्होंने एक बात और कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ऐसा काम हमने हैदराबाद में भी शुरू किया। हमने यहाँ पर शुरू किया था, पर जब उनके माता पिता को हम यहाँ पे हेल्प करने लगे तो ऐसा काम उन्होंने वहाँ पर भी शुरू किया। सर, जैसे हम आपसे पूछ रहे थे कि आप जो है वो इस बड़ी मुहिम के साथ जुड़े, आपने फूड पैकेट्स जो है वो सप्लाई किए जो कोविड पेशेंट थे, और आपने जो है वो यूथ को अपने साथ लिया। तो सर, आपके दिमाग में ये विचार कब आया कि हम जो है, जो हमारे पास इस टाइम जो यूथ है उसको हम साथ लेकर जो है वो इस प्रोग्राम को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं? देखिए, जब ये महामारी चल रही थी और चारों तरफ लोग इस महामारी से ग्रस्त थे, तो ऐसे समय में हमारी क्या सकारात्मक भूमिका हो सकती है, तो उससे ये आइडिया जनरेट हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने आपको बताया कि हम एक ऐसे संगठन में स्टूडेंट टाइम में हमने काम किया है जहाँ पर हमें एक बात की गई है कि हम राजनीतिक नेतृत्व की बात नहीं करते हैं। वी आर नॉट डेवलपिंग अ पॉलिटिकल लीडरशिप। हम करते हैं कि समाज के अंदर नेतृत्व पैदा करना है, जो समाज, ऐसे व्यक्ति पैदा करने हैं जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। तो मुझे लगता है कि वही शिक्षा काम कर रही है और उसी शिक्षा के तहत हमारे अंदर ये विचार आया। ये फूड पैकेट्स तो हमने किए ही, इसके साथ साथ हमने शिमला शहर के अंदर हमने अब तक 4 जो है हमारे ब्लड डोनेशन कैंप जो है हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। हमने एक नारा दिया कि पहले जो है वो रक्तदान करें, उसके बाद टीकाकरण करें। तो हमें हॉस्पिटल से फ़ोन आते थे कि आप ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि इस लॉकडाउन के माहौल में कोई ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज नहीं हुए। जो पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है। तो हमने 4 ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए शिमला शहर के अंदर। अभी थोड़े दिनों में एक और करने जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे विचार हमारे मन में आते रहते हैं और इसकी शिक्षा जो है मुझे लगता है कि वहीं से मिली है कि हमें जो है जब भी समाज के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ आना चाहिए। और सबसे बड़ा काम जो हमारा ये है वो ये है कि
हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि समाज के अंदर एक भाव पैदा करना है। जी। पिछले से पिछले वर्ष हमने एक कॉल दी थी इसी ट्रस्ट के अंडर, हमने कॉल दी थी कि एक दिन में हम 1 लाख पौधे पूरे प्रदेश के अंदर जी। लगाएंगे। जी। तो हमने एक दिन के अंदर 80,000 पौधे लगाए। वो ठीक है कि हम एनवायरनमेंट के प्रति कंसर्न है, हमारे यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए, मगर उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे आने वाली जनरेशन्स हैं, जो बच्चे दूसरी और तीसरी और चौथी क्लास में पढ़ते हैं, उनके मन में ये भाव आए कि पेड़ हम जब लगा रहे हैं, अगर हम समाज से कुछ ले रहे हैं, समाज से हमें कुछ मिल रहा है, तो हम उसके बदले में समाज को क्या दे रहे हैं। तो पेड़ लगाने से हमारा एनवायरनमेंट ठीक होगा, हमारे धरती में जो है वो अच्छा रहेगा। तो इस तरह के कार्यक्रम हम छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहते हैं। हमने अभी वस्त्र बैंक का आयोजन किया था यही शिमला शहर के अंदर, और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया शिमला के लोगों का। हमने 4 दिन का अभियान लिया। उस 4 दिन में हमने शिमला के 4 स्थानों पर, संजौली, समरहिल, जतोग और कुसुमटी, यहाँ पर हमने अपने काउंटर्स लगाए और हमने लोगों से आह्वान किया कि वो अपने ऊनी कपड़े दें हमें, जो पुराने ऊनी कपड़े उन्होंने दिए। और हमने उसके बाद उन कपड़ों को प्रेस किया, उनको धोया, उनको साइज़ के हिसाब से टैग किया। शोगी में हमने एक स्टोर लिया, उस स्टोर के अंदर उनको रखा, और उसके बाद हमने वैसे ही काउंटर्स लगाए कि जिन लोगों को उनकी ज़रूरत है वो लें। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन काउंटर्स में आए और जो बेचारे ठंड में रहते थे सर्दी के समय में। तो ऐसे ऐसे काम करने से जो अब जब हमारे साथ नौजवान जुड़ते हैं तो नौजवानों के अंदर एक भाव आता है कि हमें समाज के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है, हमें सिर्फ अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति से हमें दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी काम करना है। इस तरह का भाव पैदा करने के लिए हम जो है ये सारे काम कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू डाइवर्ट आवर यूथ फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव वे। जी 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 जी। सर, आप एक समाज सेवी संस्था के साथ जुड़े हुए हो, तो इस कोरोना महामारी में जो हमारे जो गरीब तबके के जो लोग हैं उन तक आप कैसे पहुंचे? जब पूरा प्रदेश जो है वो लॉकडाउन में था, तो आप उन गरीबों की आपने कैसे मदद की? देखिए, उसमें तो मीडिया की बहुत सकारात्मक भूमिका रही। उन्होंने हमारे जब इस कार्यक्रम को अपने चैनल्स के माध्यम से दिखाया, हमारी एडवर्टीजमेंट्स को दिखाया, तो बहुत से हमने अपने फ़ोन नंबर्स अपने फेसबुक पेज पे हमने दिए हुए थे, और हमने प्रशासन से बात की कि हम इस तरह की मदद कर रहे हैं। तो प्रशासन को जब भी कोई फ़ोन आता था और इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती थी तो कुछ लोगों को हमारी तरफ भी डाइवर्ट कर देते थे। तो ऐसे जब हम कुछ लोगों के साथ हमने जब ये संपर्क हमारा हुआ और हमने ये काम शुरू किया, फिर ऑटोमेटिकली लोगों के बीच में काम, लोग हमें फ़ोन करने लगे, हम हमसे बात करने लगे। और मैं आपको एक बात कहूँ कि ऐसे लोगों के तो फ़ोन आते ही थे कि हमें कुछ चीज़ चाहिए, मगर ऐसे लोगों के ज़्यादा फ़ोन आते थे कि आप हमें बताइए कि हम मदद कहाँ कर सकते हैं, हम मदद करना चाहते हैं, हम अभी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से फ़ोन आए, फिर वो ऑटोमेटिक एक प्रोसेस चला। तो आज मुझे लगता है कि हमारे इस काम के करने से हमारे अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आई, और उन लोगों के अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आई कि इस समाज के अंदर हमेशा हम रहकर कुछ अच्छा भी हम कर सकते हैं। सर, आप खुद एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, और हिमाचल को अगर हम देखेंगे तो वो टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिच है। तो सर, ड्यू टू कोविड-19 जो है वो हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो पूरी बहुत बंद हो चुकी है, मतलब उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, और जो जितने भी हमारे जो टूरिज़्म इंडस्ट्री में जो पहले काम करते थे वर्कर्स, वो सारे घर बैठे हुए हैं। तो इस सिचुएशन में जो हमारे यूथ है सर, वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुका है। तो आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? टूरिज़्म जो है वो उसकी तरफ जाना चाहिए, टूरिज़्म सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं तो पर्यटन की दृष्टि से हमारा प्रदेश जो है एक अग्रणी राज्य है देश के अंदर, और हमारे प्रदेश के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं टूरिज़्म में। और आज की आप स्थिति देखें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सा पर्यटन यहाँ के एनवायरनमेंट को और यहाँ के जो हमारे रमणीय स्थल हैं उनको देखने के लिए आता है जी। ये जो समय है ये पूरा विश्व के लिए एक बड़ा कठिन समय है, और आप कहेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान मैं कहूँगा तो अगर किसी इंडस्ट्री को हुआ है तो वो टूरिज़्म इंडस्ट्री को हुआ है। जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो इस वक्त बिल्कुल असमंजस की स्थिति में है कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी मुझे लगता है कि कम से कम 1 साल तक अगर स्थितियां बिल्कुल ठीक रहती हैं तब भी टूरिज़्म की दृष्टि से हम देखें तो कोई इतना अच्छा होने वाला नहीं है। तो बहुत कठिन समय है,
मगर मुझे लगता है कि ये समय हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। और ये जो पर्यटन, ये जो अभी समय है, इस समय से हमें कुछ चीज़ों का पता भी चला है जी। कि प्रदेश के अंदर हम जो हैं किस तरह से अपने नए टूरिज़्म की जो हमारी डायमेंशंस हैं उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आया है कि हम अपने प्रदेश के अंदर एक वेलनेस टूरिज़्म, यानी कि जो हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ टूरिज़्म है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें लाभ ये होगा कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश में जो रहने वाले लोग हैं, उस एनवायरनमेंट में जो लोग रहते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं और इससे उनको रोज़गार भी मिलेगा और उनको फ़ायदा भी होगा। क्योंकि अब जो टूरिज़्म है उसमें चेंज आएगा। अब लोग एनवायरनमेंट जो हमारा पर्यावरण है उसको एंजॉय करने के लिए, और सेकेंडली अपनी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर कि हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए वो लोग आएंगे। तो उसके लिए वो योगा करेंगे, उनको अगर काढ़े मिलेंगे, तुलसी मिलेगी, मलट्ठी मिलेगी, ये सब चीज़ें मिलेंगी तो उन चीज़ों का वो उपयोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत आने वाले समय में एक अच्छी चीज़ होने वाली है। और युवा जो है इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर हो तो वो पर्यटन की दृष्टि से हमारे प्रदेश को एक अग्रणी राज्य बना सकता है। जी सर, आपने बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। डॉक्टर नितिन व्यास जी ने बहुत ही उम्दा जानकारी आज हमारे दर्शकों के साथ साझा की कि जो हमारे इस कोविड महामारी में जो हमारे युवा वर्ग है उनकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा अहम है। डॉक्टर नितिन व्यास जी, आप हमारे इस शो में आए, आपने बहुमूल्य समय निकाल कर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हम आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम से आप लाभान्वित हुए होंगे। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दूरदर्शन हिमाचल की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।